कि मोदी जी ने दीपावली गिफ्ट पब्लिक को दिया है जीएसटी को लेके, इस पे आप क्या कहें? इनका नारा तो 400 का था, इस बार 400 आएंगे। 400 आए नहीं, 240 पे अटके। वो भी कहीं वोट चोरी करके, कहीं गड़बड़िया करके आए थे और सरकार भी अन्य सहयोगी दलों से बनाए। अब उनको डर है कि हमारी ये कुर्सी ना चली जाए। जीएसटी लागू करने वाले भी ये भारतीय जनता पार्टी 11 सालों में जो महंगाई किस कदर बढ़ी है आप सबके सामने है। सर, किसान को आप अन्नदाता मानते हैं, भगवान का दूसरा रूप भी देखते हैं। अभी जो बारिश हुई है, इतनी नुकसान हुआ है फसलों का, तो उसके लिए मुआवजा जैसी कुछ व्यवस्थाएं आप लोगों ने करी है? मैंने विधानसभा में मुद्दा उठाया था और पूरी हमारी कांग्रेस पार्टी के विधायक दल ने और हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में पुरजोर तरीके से मांग रखी थी कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे राजस्थान में आए चाहे देश में आए, यह किसान विरोधी सरकार रही है। किसानों से इसे कोई मतलब नहीं है। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। अधिकारी सिर्फ यही कहते हैं खाओ और खाने दो। भ्रष्टाचार के अलावा, लिपापोती के अलावा इस सरकार में कोई काम नहीं हो रहा। सर, कि अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और आप कुछ अलग नारा बता रहे कि यहाँ के लोगों का ये डालना है, तो ये कहाँ तक सही है? ये आप कहीं भी पता कर लीजिए। थानों की बोलियां लग रही है, तहसीलों में काम नहीं रही, बगैर पैसे के किसी की काम नहीं होता। मैं तो एक विधानसभा सत्र के दौरान भी कहा था, ये सरकारें चाहे किसी की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, भ्रष्टाचार हम खत्म नहीं कर सकते। आज 1000 रुपए का 100 रुपए का काम होता है तो 20 रुपए उनके कमीशन जाता है। ये किसका पैसा है? गरीब जनता का पैसा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज चैनल और मैं हूं सोनिया कौशिक। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं नौहर विधायक, नौहर के लोकप्रिय विधायक अमित चाचान जी। अमित जी, बतंगड़ न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अमित जी, आपने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कब, कैसे और कहां से करी, और राजनीति में आने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, राजनीति में आगे लाने के लिए और मेरे आदर्श, मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे मार्गदर्शक मेरे पिता राजेंद्र जी चाचान है जी। उन्होंने हमें बचपन से ही एक शिक्षा व दीक्षा दी कि हमें पीड़ित मानव की सेवा करनी है। पंक्ति के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उसको आगे लेकर आना है जी। मेरे पिता राजनीतिक वो नगर पालिका के पार्षद रहे 1983 से लेकर 2010 तक। 1995 में वो स्वयं चेयरमैन बने। 2000 में जब महिला सीट आई तो मेरी ताई जी को चेयरमैन बनाया। 2010 में ओबीसी की सीट आने पे बाबूलाल जी सुथार को नगर पालिका का चेयरमैन बनाया जी। 2015 में मुझे स्वयं को नगर पालिका का चेयरमैन बनाया और उन्होंने विधानसभा के 3 चुनाव लड़े, 2003 में, 8 में और 13 में जी। लेकिन वो स्वयं चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन 2018 में उन्हीं की मेहनत, उन्हीं के किए गए कार्य, उन्हीं की ईमानदारी और सच्चाई के नाम पर 2018 में मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ने का अवसर मिला और लगभग 13,500 वोट से जीतकर मैं राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा जी। इससे पहले बाल्यकाल में मैंने बचपन में मैं लियो क्लब, लायंस क्लब, अनेकों संस्थाओं के माध्यम से पीड़ित मानव की सेवा करने का काम किया जी। जरूरतमंदों की सेवा की, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे आँखों के ऑपरेशन कैंप हो, चाहे विभिन्न चिकित्सा शिविर हो, चाहे अकाल के दौरान गेहूं वितरण का काम हो, चाहे वो धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम हो, उस संस्थाओं के माध्यम से मैंने अनेकों काम क्षेत्र के लिए किए जी। सर, विधायक बनने के बाद नौहर विधानसभा का क्षेत्र का ऐसा प्रमुख कार्य कौन सा था जो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके किया? देखिए, नौहर विधानसभा क्षेत्र हमेशा से पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा जी। जो भी जनप्रतिनिधि जीत कर आए वो सिर्फ मात्र वोट लेकर ही वहाँ जीत कर चले गए। उसके बाद उस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे जो 5 वर्ष के कार्यकाल में विकास के कार्य हुए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वो काम 50 सालों में जो नहीं हुए वो मैंने 5 साल के मात्र अल्प कार्यकाल में कराए, जबकि कोरोना जैसी महामारी भी उस कार्यकाल में आई थी। 5 राजकीय महाविद्यालय की तो सौगात मैंने नौहर विधानसभा क्षेत्र को हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी। 70 सालों में मात्र एक राजकीय महाविद्यालय नौहर में था, वो भी 1984 में बिहाणी परिवार के स्वयं प्रयासों से बना था जी। अब मैंने गर्ल्स कॉलेज की हमने सौगात दी, जिसका उसी बिहाणी परिवार ने पुनः गौरी शंकर बिहाणी जी के नाम से 6 करोड़ रुपए की बिल्डिंग से कॉलेज का निर्माण करवाया। कृषि कॉलेज की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सौगात दी, जिसका 9.5 करोड़ रुपए से बिल्डिंग का काम चालू है और अस्थायी से बिहाणी कॉलेज के अंदर उसका संचालन किया जा रहा है। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भी मैंने राशनपुरा दलपतपुरा में संस्कृत महाविद्यालय की सौगात दी, जिसमें दानदाता के द्वारा भूमि का उसमें दान की गई।
हमारी जो पल्लूप तहसील हुआ करती थी पहले, अब उसको तहसील बनाया गया, वहाँ भी कॉलेज की सौगात दी, जिसका 4.5 करोड़ रुपए का बिल्डिंग है, उसका भी काम पूर्ण हो चुका है। एक ITI कॉलेज की भी सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी, जिसका भी निर्माण कार्य चालू है। एक चिकित्सा के क्षेत्र में जहाँ मैं ऐसा पिछड़ा हुआ रहा, थिरानी परिवार ने 50 वर्ष पूर्व एक हॉस्पिटल का निर्माण करवाया था, और उसके बाद आज भी वो CST के रूप में थी। मात्र 2018 से पहले मात्र 50 बेड में था, 5-7 डॉक्टर काम करते थे जी। मैंने विधायक बनने के बाद क्षेत्र की मांगों के अनुसार उसको उप जिला चिकित्सालय में दर्जा दिलाया, 100 बेड का हॉस्पिटल करवाया, उसके अंदर ICU वार्ड का निर्माण करवाया, डायलिसिस मशीनों का उसमें शुभारंभ करवाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्रॉमा सेंटर की हमें सौगात दी, ब्लड बैंक की हमें सौगात दी, 10 करोड़ रुपये से उस बिल्डिंग का निर्माण कार्य चालू है। दानदाता बामा साहब विभिन्न वार्डों का निर्माण करवाया, ICU वार्ड का निर्माण करवाया, लैब का निर्माण कराया, और आज उसी राजकीय चिकित्सालय में 15 से 2000 की OPD हो रही है, 300 महीने की डिलीवरियाँ हो रही है, और करोड़ों रुपए क्षेत्र के उस हॉस्पिटल के माध्यम से बच रहे हैं। सर, ये तो आपका कार्य तब का है जब आपकी सरकार थी 5 साल पहले, और उसके मुकाबले अभी 1.5 साल हो गया आपको, जबकि सरकार BJP की है राजस्थान में। तो आज उसी तरीके से कार्य हो रहे हैं जो पहले हुए थे, उसी तरीके से आपको कुछ सौगातें BJP से मिल रही है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं मिल रही। पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में जब मुख्य बजट आता था, नौर विधानसभा क्षेत्र का मुख्यालय नहीं बल्कि छोटे छोटे गांव के नाम भी प्रत्येक बजट में आते थे, और 5, 7, 10 घोषणाएं मुख्य बजट में होती थी। इस कार्यकाल के 2 मुख्य बजट चले गए, एक भी क्षेत्र को सौगात नहीं मिली, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा स्वीकृत 300 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य वो है जो आज भी पौने 2 साल में इस भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में चल रहे हैं, और उनको वो पूरा नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया, पेमेंट रोक रखी है, कार्य धीरे चल रहे हैं। 300 तो पहले से ही मंजूर हो गए थे ना सर? पहले से स्वीकृत जो हो गए वही काम चल रहे हैं। नया कोई भी काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नौर विधानसभा क्षेत्र को कोई ऐसी बड़ी सौगात नहीं दी जिसके लिए कोई चर्चा का विषय हो। जी सर, नौर में पानी की समस्या को लेकर अब तक आपने क्या ठोस कदम उठाए? देखिए, सिंचाई पानी के लिए सदैव हम नौर ने किसानों का पानी की बारियाँ पिटती रही है। टेल पे किसान हमारा नौर है, चाहे वो नौर फीडर की बात करे, चाहे अमर सिंह ब्रांच की बात करे, चाहे वो रसलाना वितरिका की बात करे। पानी चोरी की बहुत बड़ी समस्या थी। मैंने विधायक बनने के बाद सर्द रातों में 7 दिन नहर किनारे तंबू लगा के दिन रात वहीं रहा, और लोगों ने यहाँ तक कहा कि आपकी सरकार आप धरना दे रहे हैं। मैंने कहा मैं किसानों के साथ हूँ, जब तक टेल पर पानी नहीं पहुँचेगा मैं पानी की चोरी रोकने का काम करूँगा। और उसका परिणाम उस 7 दिनों में पहली बार 20 सालों में टेल तक पानी पहुँचा था। हालात ये थी कि वहाँ नहरें दब चुकी थी, माइनर पता नहीं था ये माइनर है, हम जैसे भी से माइनर खोदते जा रहे थे पानी वहाँ आ रहा था। और उसका परिणाम हुआ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे राजस्थान का एकमात्र ऐसा पुलिस थाना जो पानी चोरी रोकने का काम करेगा नौर में खोलने की घोषणा की, और आज उसका 3 करोड़ रुपये उसके बिल्डिंग का निर्माण कार्य भी चालू है। 100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जायका के तहत उन नहरों के पुनर्निर्माण का कार्य भी किया, शुरू करवाया, जिसका भी आज चालू हो चुका है, जिससे कि नहरों के अंदर रीलाइनिंग का काम होगा, माइनरों का काम होगा, उनके बेड लेवल सही किए जाएंगे, मोगे सही किए जाएंगे, जिससे टेल पे स्थित किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिल सके। सर, चुनाव हुए उस टाइम आप लोगों के पास पहुंचे, पब्लिक के पास गए, आम जनता के पास गए और आपने वोट मांगे, और वोट मांगे तब जनता के भी कुछ अपने वो सवाल होते हैं कि हमें जीतने के बाद ये काम करवा के देना, ये काम करवा के देना, और आपने भी उस टाइम वायदे करते हैं कि वो हर नेता करता है वायदे। वो वायदे कहाँ तक पहुँचे, क्या पूरे हुए या अधूरे हैं? किस तरीके के वायदे थे जो पूरे कर पाए या नहीं पाए? देखिए, 2018 में जो मैंने वायदे किए थे चुनाव में जीतने के लिए, उससे बढ़कर मैंने विकास कार्य करवाए, और उसी का परिणाम है यह जो मेरे लिए चुनाव था। चारों तरफ हवा यही थी कि मैं 20,000 से अधिक वोटों से ये चुनाव हार रहा हूँ, लेकिन किए गए विकास कार्य, ईमानदारी और सच्चाई से जो हमने काम किया, उसी की बदौलत ये सेकंड चुनाव जो तब होता है मैं दोबारा जीत कर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा हूँ। हमारा मुख्य काम जो था नौर के 128 गाँव जो सिंचित नौर बादरा के नहीं हो पाए थे, मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत 2-3 बार बजट में घोषणा की, इसके DPR बनाने की घोषणा हुई, फिजिबिलिटी रिपोर्ट की घोषणा हुई, 100 करोड़ रुपए के खर्च करने की घोषणा हुई, लेकिन ये सरकार आने के बाद वो काम दब चुका है। हमारा प्रयास है कि उस गाँव को सिंचित करने का काम हो जी। जहाँ जो गाँव में से, हालांकि हमने काफ़ी सड़कें बनाई, जहाँ आज भी मिसिंग लिंक सड़कों की जरूरत है, उसमें मिसिंग सड़कों का निर्माण हो।
जल जीवन मिशन के तहत 29 मेरे ऐसे गांव रह गए थे जहां जल जीवन मिशन के तहत घर घर पेयजल योजना का काम शुरू नहीं हो पाया था। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा स्वीकृत बजट हो चुका था, 2 बार टेंडर भी लग चुके थे, क्योंकि वो 846 करोड़ रुपए का टेंडर लगा था, जिसमें नौहर, तारानगर, सरदार से चूरू कई विधानसभा क्षेत्रों के गाँव थे, और 3 बार वो टेंडर 2 बार कैंसिल हो गया था। अब पुनः उस टेंडर को छोटा करके दोबारा लगाया गया है, जिसका काम जल्दी शुरू हो जाएगा। तो प्रत्येक गांव के अंदर घर में पीने का पानी मिलेगा। इसका बिजली की समस्याएं काफ़ी क्षेत्र में रहती है, किसानों को बिजली समय पर नहीं मिल पाती, पूरी नहीं मिलती, अघोषित बिजली कट रहते हैं। मैंने उसके लिए 83311 केवी की GSS का निर्माण करवाया था, 132 केवी खुइयाँ का GSS का निर्माण करवाया था। अब हमारा आगे प्रयास रहेगा कि 220 केवी GSS एक नौहर और पल्लू में स्थापित हो, जिससे कि आने वाले समय में बिजली की समस्या ना रहो। इसके अलावा कुछ चाहिए, वो स्कूल क्रमोन्नति की बात हो या कहीं हॉस्पिटल और खोलने की बात हो, वो हमारे प्रायोरिटी में कि आने वाले समय में हम उसके लिए भी काम करें। जी सर, किसान आपके निर्वाचन क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी है, उनके लिए आपने क्या योजनाएं शुरू की है? देखिए, किसान हमारा अन्नदाता है, हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है। क्षेत्र का, गांव का, गलियों का, शहर का विकास किसान के माध्यम से होता है। जब तक हम किसान के हाथ मजबूत नहीं करेंगे, किसान के खेत तक पानी नहीं पहुंचाएंगे, किसान को समय पर बिजली नहीं देंगे, किसान को समय पर खाद बीज नहीं देंगे, और तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। किसान मजबूत होगा तभी क्षेत्र का विकास होगा। और हमने सदैव किसान को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब को गणेश मानकर और किसान को भगवान मानकर हमने सेवा करने का काम किया है। जहाँ जहाँ भी किसान को हमारी जरूरत होगी, उनकी बुलंद आवाज़ के साथ विधानसभा के अंदर मैं रखता भी आया हूँ, और आने वाले समय में, भविष्य में भी बुलंद आवाज़ के साथ विधानसभा में आवाज़ उठाऊंगा। सर, किसान को आप अन्नदाता मानते हैं, भगवान का दूसरा रूप भी देखते हैं। अभी जो बारिश हुई है, इतनी नुकसान हुआ है फसलों का, तो उसके लिए मुआवजा जैसी कुछ व्यवस्थाएं आप लोगों ने करी है? देखिए, कल इस स्थगन के माध्यम से मैंने विधानसभा में मुद्दा उठाया था, और पूरी हमारी कांग्रेस पार्टी के विधायक दल ने और हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में पुरजोर तरीके से मांग रखी थी कि ये जब जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे राजस्थान में आए, चाहे देश में आए, यह किसान विरोधी सरकार रही है। किसानों से इसे कोई मतलब नहीं है। लंबे समय से अतिवृष्टि क्षेत्र में पूरे राजस्थान के अंदर हो रही है, हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन सरकार का कोई भी प्रभारी सचिव की बात करें, प्रभारी मंत्री की बात करें, कल तक किसी भी जिले के अंदर दौरा नहीं किया था। उन्होंने वस्तु स्थिति का जाना नहीं था। मुख्यमंत्री ने भी 4 दिन पहले मीटिंग लेकर सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की थी, धरातल लेवल पर कोई काम नहीं हुआ था। हमने ये मांग रखी कि लंबे समय के बाद ये अतिवृष्टि हुई है, क्षेत्र में किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, गरीबों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, दुकानदारों की दुकानें बंद पड़ी है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। तो आप राजस्थान सरकार पहल करते हुए विशेष पैकेज की घोषणा करे। किरोड़ी लाल मीणा जी मंत्री जी ने कल जवाब दिया था, लेकिन वो बार बार ये कह रहे थे कि हम आपदा नियमों के नॉर्म्स के तहत, आपदा नियमों के नॉर्म्स के तहत, लेकिन हमने सदन में भी कहा उस नॉर्म्स के तहत किसान को मुआवजा नहीं मिलेगा, फसलों का मुआवजा नहीं मिलेगा, क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनमें काफी राइडर लगे हुए। कुछ मंजूरी तो उन्होंने करी थी किरोड़ी लाल। वो आपदा नियमों के तहत दी थी, वो तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। सब पीड़ित वर्ग को हम उससे राहत नहीं दे सकते। जब तक सरकार स्पेशल राहत पैकेज की घोषणा नहीं करेगी, तब तक राजस्थान के गरीब किसान, मजदूर, छोटे व्यापारियों को राहत नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री, कल आप देखिए इतना बड़ा मामला था, मुख्यमंत्री जी विधानसभा परिसर में थे, लेकिन वो सदन में न आकर अपने चैम्बर में बैठे रहे, जबकि उनको सदन में आना चाहिए था। इसके पीछे क्या कारण रहा कि मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं बैठे? क्योंकि उनकी मंशा नहीं थी कि विशेष पैकेज दें। अगर सदन में होते तो उन्हें कोई जवाब देना पड़ता, मुख्यमंत्री जी को बोलना पड़ता, इसलिए वो छुप कर अपने चैम्बर में बैठे। हमने मांग की कि मुख्यमंत्री जी अगर परिसर में या तो सदन में आए। इतना आज सबसे ज्वलनशील मुद्दा को राजस्थान का है तो अतिवृष्टि का है। किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई है, गरीबों के जो मकान गिरे हैं, 193 में तो उन्होंने घोषणा की कि जवान गंवा चुके हैं नागरिक। तो ऐसे मामले में भी अगर मुख्यमंत्री सदन में नहीं है तो मुझे लगता है कि वो संवेदनशील नहीं है इस मामले में। सर, अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, आगे भी चलेगा अभी, तो आपको क्या लगता है कि आप अपने जो भी मुद्दे लेके आए हैं नौहर विधानसभा के, वो पूरे होंगे यहाँ से? हमें इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि ये काम करेगी। ये प्रतिशोध की राजनीति करती है, सिर्फ राजनीतिक द्वेषता भावना से काम करती है। इन्हें ना तो क्षेत्र के मुद्दों से मतलब है। जिस तरह से 2.25 साल का कार्यकाल हमने देखा है कि चुन चुन करते जनप्रतिनिधियों को हटा रहे हैं। कांग्रेस के जहाँ भी प्रधान थे, चेयरमैन थे, उन सबको हटा के अपने भारतीय जनता पार्टी के वहाँ को प्रतिस्थापित किए। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। अधिकारी सिर्फ यही कहते हैं खाओ और खाने दो,
ब्लॉक लेवल पे इनकी मॉनिटरिंग नहीं, अधिकारी सरकार को गंभीरता से नहीं ले रहे, भ्रष्टाचार के अलावा और लिपापोती के अलावा इस सरकार में कोई काम नहीं हो रहा। सर, पीएम साहब तो देश के अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और आप कुछ अलग नारा बता रहे कि यहाँ के लोगों का ये धारणा है, तो ये कहाँ तक सही है? ये आप कहीं भी पता कर लीजिए, थानों की बोलियां लग रही है, तहसीलों में काम नहीं हो रही, बगैर पैसे के किसी के काम नहीं होता। जहाँ भी जाओ हफ्ता वसूली, मंथली की बात हो रही है, रोज़ाना आप अखबारों में पढ़ रहे हैं किस तरह से खनन माफिया हावी है, किस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, किस तरह से चिट्टा का नशा से अवैध शराब की बिक्री हो रही है, किस तरह से रेप की घटनाएं हो रही हैं, किस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं। इस सब का ये परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को के लिए अधिकारी गंभीर नहीं है, इनके मंत्री गंभीर नहीं है। ये सिर्फ एक ही नारा दे रखा है, खाओ और खाने दो, अपना घर भरो, हम दो और हमारे दो। जी सर, क्या आपके विधानसभा में ऐसा सरकारी प्रोजेक्ट है जो सिर्फ कागजों में ही है, जमीनी स्तर पे नहीं है? सरकारी सारे प्रोजेक्ट कागजों में है, यहाँ से घोषणा ही होती है कि गरीबों को राह दे, ये दे, लेकिन ब्लॉक लेवल पर जाकर कोई भी अधिकारी ये नहीं करता कि किसी गरीब को वास्तव में लाभ मिले। प्रधानमंत्री आवास में तो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, किसी भी तरह की पेंशन योजनाएं बंद पड़ी है, ठेकेदारों को भुगतान नहीं हो रहे, सारा काम ये ठप पड़ा है, कोई भी ये सरकार इस तरह के कोई काम नहीं कर रही। आप वर्तमान राज्य सरकार के कामकाज को किस तरह से आंकते हैं? मैंने तो आपको बता दिया, मेरे आंकड़े से नहीं, पूरे प्रदेश की जनता इसके कामकाज को आंक रही है। कोई भी वर्ग, किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, युवा वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, महिला वर्ग हो, कोई भी वर्ग इनसे खुश नहीं है। ये सिर्फ योजनाओं का नाम बदलने का काम किए, योजनाओं को बंद करने का काम किए, गरीबों को जहां हम राहत पहुंचाने का काम करते थे वो राहत इनको रेवड़ी लगती है। ये नहीं चाहते कि गरीबों के आंसू पहुंचे जाए, पंक्ति के अंतिम छोर का व्यक्ति आगे आए, उनको हम मजबूत करें क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये बड़े घरानों की सरकार है, इन्हें गरीब से आंसू पहुंचने से इन्हें कोई मतलब नहीं। ये तो अपने आप में दिल्ली के जो एजेंडे है वो पूरा करने का काम करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी धरातल पर गरीबों की समस्या जानने के बजाय ये तो हेलीकॉप्टर और चार्टर प्लेनों में पूरे देश के और दुनिया के भ्रमण कर रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर की सरकार है, इसको आम जन से कोई मतलब नहीं। सर, ऐसा ही भर्ती रद्द हुई थी, उसको लेके आपका क्या कहें? देखिए, जो भी गुनाहगार है, जो भी दोषी है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। कानून भी ये कहता है चाहे 10 गुना के लिए कोई दोषी निर्दोष साबित हो जाए, लेकिन किसी एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। नहीं सर, मेरा कहना है, पूछने का मतलब ये है कि ऐसा ही भर्ती रद्द हुई, उसमें पेपर लीक भी हुआ, पेपर लीक हुआ, उसमें लोगों के हाथ में पेपर भी पहुंचा, तो इसमें कुछ % तो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मेहनत करके, पढ़ाई करके पास किया होगा और वो जॉब पे गए होंगे, उनके लिए कितना नुकसानदायक रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ, निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें सभी दोषी नहीं थे, उन्होंने मेहनत भी की, गरीब परिवार से भी आगे आए, उनका पैसा भी खर्च हुआ, काफ़ी टाइम भी लगा, उन्होंने इतने टाइम से ज्वाइनिंग भी कर ली थी, ट्रेनिंग भी हो गई थी। सबको एक बार बराबर मानकर सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी। हाँ, दोषी कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी राजनीतिक परिवार से हो, सबको सज़ा मिलनी चाहिए थी उसमें। सर, अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो 3 प्रमुख कार्य आप सबसे पहले कौन से लेंगे? देखिए, एक तो युवाओं को नौकरी का, जो लंबे समय से हमारे युवा बेरोजगार है, वो बेरोजगारी के कारण ही ये क्राइम, अपराध, युवा उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। युवाओं को हम रोजगार दें, किसानों के हम हाथ मजबूत करें, किसानों को समय पर हम पानी पूर्ण के खेत टेल तक पानी पहुंचाने का काम करें, समय पर हम उनको बिजली उपलब्ध कराएं, खाद यूरिया की जो किल्लत रहती है उनको हम दूर करें, और एक महिलाओं में एक आत्मविश्वास पैदा करें जो आज राजस्थान की महिला में आत्मविश्वास नहीं है। क्योंकि राजस्थान में जो रेप की घटनाएं बढ़ रही है, अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, कानून व्यवस्था में हम ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि आम जन में विश्वास हो। आज हालात ये है कि एक थाने में स्लोगन तो लिखा रहता है कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, लेकिन इस राज्य में अपराधियों में तो विश्वास है, आम जन में डर है। हमें वो फिर से एक पुलिस का इकबाल करना है और आम जन में एक विश्वास पैदा करना है। जी, क्या आपको लगता है सर, अफसरशाही सरकार के कार्यों की प्रभावित कर रही है? अफसरशाही जो है, निश्चित तौर पे अफसरशाही तो हावी है इस राज्य के अंदर। खुद बीजेपी के विधायक दुखी हैं, बीजेपी के मंत्री दुखी हैं, किसी की कोई सुनने वाला नहीं है, किसी को कोई कहने वाला नहीं है। मैं तो एक विधानसभा सत्र के दौरान भी कहा था, ये सरकारें चाहे किसी की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, भ्रष्टाचार हम खत्म नहीं कर सकते। आज निर्माण कार्य कोई होता है,
गवर्नमेंट में सप्लाई कोई होती है और 10 से लेकर 20% तक का कमीशन उन अधिकारियों के जेबों में जाता है। जी। कोई भी सरकार उनको रोक नहीं पाई है। फिक्स उनका कमीशन है कि एन कितना लेगा, जेएन कितना लेगा, एक्शन कितना लेगा, चीफ इंजीनियर कितना लेगा, एसीएस कितना। बंदर बांट हो रही है, इस बंदर बांट को रोकना चाहिए। आज 1000 रुपये का 100 रुपये का काम होता है तो 20 रुपये उनके कमीशन जाता है। ये किसका पैसा है? गरीब जनता का पैसा है, उस काली कमाई का पैसा है। हमें उस भ्रष्टाचार को रोकना जरूरी है, क्योंकि भ्रष्टाचार देश को और प्रदेश को खोखला कर रहा है। ये दीमक की तरह है, जिस तरह लकड़ी में दीमक लगती है उनको खोखला कर देते हैं। ये भ्रष्टाचार ऐसी चीज़ है जिसमें खोखला कर रहे हैं। आज थानों के अंदर मंथ लिया जाती है, सब थानों में बंदर बांट होती है। डीएसपी ऑफिस में कितना है, एसएसपी ऑफिस में कितना। तो इस भ्रष्टाचार को रोकना जरूरी है, तभी जाके हमारा प्रदेश और देश आगे तरक्की और उन्नति करेगा। अमित जी, कल एक घोषणा और हुई थी कि मोदी जी ने दीपावली गिफ्ट पब्लिक को दिया है जीएसटी को लेके, इस पे आपका क्या कहना? देखिए, इनका नारा तो 400 का था, इस बार 400 आएंगे। 400 आए नहीं, 240 पे अटक के। वो भी कहीं वोट चोरी करके, कहीं गड़बड़ियाँ करके आए थे, और सरकार भी अन्य सहयोगी दलों से बनाए। अब उनको डर है कि हमारी ये कुर्सी ना चली जाए। जो सहयोगी दल है उनका सहयोग नहीं है, दबाव में आके इन्होंने राहत देने का काम किया है। फिर भी चलो, जो उनको राहत दी उनको धन्यवाद। लेकिन महंगाई का कारण भी तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जीएसटी लागू करने वाले भी ये भारतीय जनता पार्टी 11 सालों में जो महंगाई किस कदर बढ़ी है आप सबके सामने है। क्या हालात हो चुके हैं। अब इसके चाहे बात हम डीजल की करें, चाहे पेट्रोल की करें, चाहे खाद्य पदार्थों की करें, चाहे तेल की करें, सारी महंगाई बढ़ाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। और डॉलर देख लीजिए आप, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब कहते थे जहाँ जहाँ डॉलर के रेट बढ़ते हैं वहाँ वहाँ उस प्रधानमंत्री की साख गिरती है। तो आज किसकी साख गिर रही है? उस टाइम तो 58 रुपये थे, आज 88 रुपये पार कर गया ये डॉलर। तो ये हालात इस भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये सरकार सिर्फ और जुमलेबाजी सरकार है। ये विकास की बात न करके जाति और धर्म में हमें बांटना चाहती है। पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल कर दिया कि आज हर आदमी डर के माहौल में जी रहा है। जहर घोलने का ये काम कर रहे हैं। भाई को भाई से, परिवार को परिवार से, जाति धर्म से लड़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सर, विधानसभा फिर चलेगी, आप अपनी मांगें रखेंगे, विपक्ष अपनी मांगें रखता है, उसमें फिर विधानसभा स्थगित कर दी जाती है, तो फिर आपका आगे का कदम क्या रहेगा अगर ऐसा ही चला तो? देखिए, जनता ने हमें अवसर और मौका दिए। सदन चलेगा तब सदन में लड़ाई लड़ेंगे, और सदन नहीं चलेगा तो सड़कों पे उतरकर इस सरकार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। सरकार सदन चलाने से बच रही है, विपक्ष के विधायकों को बोलने नहीं दिया जा रहा। नेता प्रतिपक्ष के भी मोबाइल बंद कर दिए, उसमें माइक बंद कर दिए जाते हैं। यह सरकार तानाशाह सरकार हो चुकी है। इनके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाता है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे आम नागरिक हो, सबको ईडी के माध्यम से, इनकम टैक्स, सीबीआई, थाने का, पुलिस का डर दिखाकर उनको जेल में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इन्होंने वही जिसमें हम देश में गुलाम थे, अंग्रेज शासन में जो होता था, ब्रिटिश शासन में होता था, वही काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब कर रही है इन 11 सालों में। लेकिन जल्दी देश की जनता आगे आएगी और उनको ऐसा तमाचा मारेगी, क्योंकि देश की जनता जान चुकी है कि जुमलेबाजी सरकार है। न तो इनका किसान से मतलब, न मजदूर से। ये तो हम दो और हमारे दो के लिए बने हैं, और इसीलिए आने वाले समय में जनता इनको जवाब दे। सर, सदन में आपके प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी नहीं पहुंचे अभी तक। सचिन पायलट जी भी एक दिन गए थे, उसके बाद नहीं पहुंचे। उनका नहीं जाने के पीछे क्या रीजन? देखिए, उनका, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, उनके बारे में तो वही बता पाएंगे। हो सकता है मीटिंगें भी हो, बाहर भी जाना हो, बिजी हो, लेकिन वो अब उनका स्वयं का विवेक, वो तो खुद बताएंगे। जी सर, 2029 में चुनाव होते हैं और आपकी पार्टी सत्ता में आती है, तो फिर आप मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे, सचिन पायलट जी या गहलोत साहब? मुख्यमंत्री का फैसला विधायक दल की बैठक होती है, उसके अंदर क्या किया जाता है। पहले कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाते, तो ये तो समय की बात है। कितने विधायक आएंगे, विधायक दल की बैठक होगी, उस बैठक के अंदर ही जो जीत के आएगा उसमें से विधायक बनेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और इतनी अच्छी चीज़ें हमें अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज़ चैनल। एक बात आपको लास्ट में ये और कहना चाहूँगा कि मैंने और मेरे परिवार ने सदैव राजनीतिक जीवन में एक सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम किया। मैंने विधानसभा सदन के अंदर भी, जब पक्ष विपक्ष आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस विधायकों ने भ्रष्टाचार किया, ट्रांसफर में खा गए पैसे ही, तो मैं एक विधायक था जो खड़े होकर ये कहा था
कि मेरा 10 साल का राजनीतिक जीवन, मेरे पिता का 40 साल का राजनीतिक जीवन, अगर इस राजनीतिक जीवन के दौरान कोई भी व्यक्ति ये आरोप लगा दे कि आपने ट्रांसफ़र में पैसे खाए, आपने कोई कमीशन किसी से लिया, आपने चेयरमैन रहते पट्टे में बनाकर ये कमीशन खाया, आपने किसी भी सरकार में रहते हो कमीशन खाया, एक भी व्यक्ति ये कह दे तो मैं सदन छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मेरे पिता ने सदैव हमें यही सिखाया है कि हमें राजनीति समाज सेवा के लिए करनी है, न कि व्यापार के लिए। और उसी का परिणाम है कि लगातार मैं दूसरी बार राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा हूं। और मैं सबसे यही नहीं आपके माध्यम से अपील और निवेदन करूंगा कि राजनीति को मात्र समाज सेवा का जरिया बनाए, उसको व्यापार न बनाए। क्योंकि गरीब पीड़ित वर्ग की हमारी तरफ देखते हैं कि हमने जो नेता चुना है वो हमारे लिए कुछ करेगा, तो हमारा ध्येय, हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज यही होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ित वर्ग की सेवा करें, प्रत्येक जाति धर्म को साथ लेकर चले, 36 बिरादरी को साथ लेकर चले, पंक्ति के अंतिम छोर पे जो हमारा किसान, गरीब, मजदूर, छोटा व्यापारी जो बैठा है उसको आगे लाने का काम करें, भेदभाव को ख़त्म करें, छुआछूत को हम ख़त्म करें और हमारे क्षेत्र को, प्रदेश को आगे ले जाने का काम करें। यही हमारा प्रयास होना चाहिए और राजनीति के माध्यम से हम ये सब कर भी सकते हैं अगर हमारी दृढ़ शक्ति इच्छा हो तो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी अच्छी चीज़ों को हमारे साथ साझा किया। देखते रहिए बतंगड़ न्यूज़ चैनल। तब तक के लिए एक नई शख्सियत के साथ बैठने तक के लिए जय हिंद, जय भारत।